सोचो, एक दिन अचानक पूरी दुनिया के लोग एक मिस्टीरियस सर्वाइवल गेम के अंदर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। हर तरफ पैनिक और केओस, और सिर्फ एक ही रूल, अगर जिंदा रहना है तो सबको हराना पड़ेगा। जैसे ही गेम स्टार्ट हुआ, सब लोग पावर्स लूटने के लिए पागल हो गए। किसी ने फायर पावर्स ली, किसी ने टेलीपोर्टेशन, तो किसी ने माइंड कंट्रोल। लेकिन मैं सीधा लिस्ट के लास्ट पेज पर गया और एक अजीब सी आइटम उठा ली, अनलिमिटेड मनी। मेरे चॉइस देखते ही सब हंसने लगे। भाई, अपोकलिप्स में पैसों का क्या करेगा? ज़ॉम्बीज को नोट दिखा के मारेगा क्या? उन्हें लग रहा था मैंने सबसे बेकार पावर चूज की है। पर उन्हें एक बात समझ ही नहीं आई, इस गेम में असली मॉन्स्टर्स ज़ॉम्बीज नहीं, ह्यूमंस थे। तभी सिस्टम की आवाज पूरी दुनिया में गूंजी, तुम सब रियल वर्ल्ड में मर चुके हो, और अगर सेकंड चांस चाहिए तो इस डेडली अपोकलिप्स गेम में लास्ट सर्वाइवर बनना होगा। 300 प्लेयर्स, सिर्फ एक विनर। बस ये अनाउंसमेंट सुनते ही सबके एक्सप्रेशंस बदल गए। जो अभी तक फ्रेंड्स थे, एक दूसरे को एनिमी की तरह देखने लगे। मेरा क्लास मॉनिटर वैंग टैंग, उसने माइंड कंट्रोल पावर ली थी, और क्लास की सबसे पॉपुलर लड़की लू रूयन ने ली थी पावर ऑफ लव। उसका कॉन्फिडेंस देखो, मैं किसी को भी अपने प्यार में गिरा सकती हूं। ह्यूमंस भी, ज़ॉम्बीज भी। ब्रो लिटरली अपोकलिप्स को डेटिंग साइमुलेटर समझ रही थी। लेकिन मैं किसी से बात करने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा था। सिस्टम ने सबको 1 साल दिया था प्रिपरेशन के लिए, और मुझे एग्जैक्टली पता था मुझे क्या करना है। मैं सीधा वर्ल्ड मैप खोला और पैसिफिक ओशन के बीच एक आइसोलेटेड आइलैंड खरीद लिया। नाम रखा फ्यूचर आइलैंड। ऑफिशियली मैंने बोला कि मैं टूरिज्म प्रोजेक्ट बना रहा हूं, लेकिन रियलिटी में मैं दुनिया का सबसे डेंजरस डूम्सडे बंकर बिल्ड कर रहा था। $1 बिलियन उड़ा दिए बिना सोचे। 10 जाइंट क्रूज शिप्स, हंड्रेड्स ऑफ वर्कर्स, प्राइवेट प्लेन्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, सब कुछ आइलैंड पर शिफ्ट कर दिया गया। वर्कर्स को फोन्स रखने तक की परमिशन नहीं थी। सिग्नल जैमर्स लगा दिए गए, किसी को आइलैंड की एक्चुअल लोकेशन तक नहीं पता थी। और फिर शुरू हुआ असली मैडनेस। मैंने आइलैंड पर 10 अल्ट्रा फोर्टिफाइड फोर्ट्रेसेस बनवाए, अर्थक्वेक प्रूफ, सैटेलाइट इनविजिबल, माउंटेन कैमोफ्लाज। लेकिन ये सब सिर्फ आउटर लेयर थी। असली बंकर तो जमीन के नीचे था, एक अंडरग्राउंड सिटी जो न्यूक्लियर अटैक भी सर्वाइव कर सके। 5 मीटर थिक स्टील वॉल्स, मेस लाइक टनल्स, हिडन पैसेजेस, डेडली ट्रैप्स। अगर कोई अंदर घुस भी गया तो जिंदा बाहर नहीं निकलने वाला था। मैंने आइलैंड को कंप्लीटली सेल्फ सफिशिएंट बना दिया। वाइन टर्बाइन्स, न्यूक्लियर जेनरेटर्स, रेन वाटर कलेक्टर्स, सी वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम्स, फ्रेश ऑक्सीजन सप्लाई तक का बैकअप रेडी था। और फूड, भाई 10 साल तक खत्म ना हो इतना स्टॉक था। ऑटोमेटेड फार्म्स, फिश ब्रीडिंग, एक चिकन सिस्टम्स। लिटरली अपोकलिप्स के बीच लक्सुरी लाइफस्टाइल। लेकिन यहां मैं रुका नहीं। मैंने ब्लैक मार्केट से हेवी वेपन्स खरीदे, कॉम्बैट रोबोट्स, रिकॉन ड्रोन्स, और 2 न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी। हाँ भाई, बंदा फुल पैरानॉइड मोड में चला गया था। आइलैंड के अराउंड इलेक्ट्रिक फेंसेस लगा दिए गए, सी माइंस, एक्सप्लोसिव्स, रडार सिस्टम्स, स्काई में इलेक्ट्रिक ग्रिड तक इंस्टॉल कर दिया ताकि इन्फेक्टेड बर्ड्स भी लैंड ना कर सके। ये आइलैंड अब कोई रिसोर्ट नहीं था, ये दुनिया का सबसे सिक्योर फोर्ट्रेस बन चुका था। और सिर्फ सेफ्टी ही नहीं, मैंने बैकअप प्लान्स भी रेडी रखे। दुनिया भर में फेक टूरिज्म प्रोजेक्ट्स खोल दिए ताकि दूसरे प्लेयर्स कंफ्यूज रहें। एक्चुअली वो सब इमरजेंसी एस्केप पॉइंट्स थे। 1 साल के अंदर मैं दुनिया का रिचेस्ट और मोस्ट पावरफुल इंसान बन गया। एयरलाइंस और शिपिंग कंपनीज, सैटेलाइट्स, सब मेरे कंट्रोल में था। और अपोकलिप्स स्टार्ट होने से 1 वीक पहले मैंने दुनिया के ऑलमोस्ट सारे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट डिस्ट्रॉय करवा दिए। प्लेन्स, शिप्स, एवरीथिंग। एनपीसीज को लगा मैं पागल हो गया हूं। लेकिन प्लेयर्स समझ गए थे, मैं उनका कंपटीशन था। फाइनली अपोकलिप्स का दिन आ गया। सिस्टम ने अनाउंस किया, गेम ऑफिशियली बिगिंस नाउ। और फिर आसमान से बारिश गिरनी शुरू हुई।
एक नॉर्मल बारिश नहीं, वर्ल्ड एंडिंग फ्लड। 3 महीने तक नॉन स्टॉप रेन। सिटीज डूब गई, बिल्डिंग्स कोलैप्स होने लगी। लोग फूड और वाटर के लिए एक दूसरे को मारने लगे। जिन प्लेयर्स ने पावर्स पर भरोसा किया था, वो सब स्ट्रगल कर रहे थे। किसी का अंडरग्राउंड शेल्टर फ्लड हो गया, किसी के सप्लाईज खत्म हो गए, और मैं अपने लक्जरी बंकर में स्नैक्स खा रहा था, लिव स्ट्रीम्स देख रहा था और पूल साइड चिल कर रहा था। फ्यूचर आइलैंड लिटरली पैराडाइज बन चुका था। एक लाइव स्ट्रीम में मैंने देखा एक फायर एबिलिटी यूजर बिल्डिंग्स लूट रहा था। वो स्टील डोर्स को मेल्ट कर रहा था जैसे बटर हो। पुलिस ने उसे सराउंड कर लिया, गन फाइट शुरू हो गई, और कुछ सेकंड्स बाद उसका नाम ग्लोबल प्लेयर लिस्ट से ग्रे हो गया। मतलब प्लेयर डेड। इस गेम में एक गलती का मतलब था परमानेंट डेथ। तभी वैंग टैंग ने मुझे मैसेज भेजा, मार्क, टीम अप करते हैं। उसको लग रहा था हम क्लासमेट्स हैं तो ट्रस्ट कर लूंगा, लेकिन मुझे पता था अगर एंड में हम दोनों बचे तो वो माइंड कंट्रोल यूज करके मुझे ही मार देगा। मैंने उसका हर मैसेज इग्नोर कर दिया। धीरे धीरे दुनिया कंप्लीटली कोलैप्स होने लगी। इलेक्ट्रिसिटी खत्म, फूड खत्म, होप खत्म, लूटिंग, मर्डर्स, रायट्स। हर जगह सिर्फ सर्वाइवल चल रहा था। और जब गवर्नमेंट्स को पावर्स के बारे में पता चला तो उन्होंने एबिलिटी यूजर्स को पकड़ना स्टार्ट कर दिया। कैप्चर्ड प्लेयर्स को सीक्रेट लैब्स में भेजा जा रहा था। 1 महीने के अंदर 30 प्लेयर्स ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके थे। लेकिन उस केओस के बीच मैं एक अलग ही दुनिया में जी रहा था। गेमिंग, स्विमिंग, फ्रेश वेजिटेबल्स, अनलिमिटेड इलेक्ट्रिसिटी, जैसे अपोकैलिप्स मेरे लिए वेकेशन बन गया हो। लेकिन गुड टाइम्स ज्यादा देर तक नहीं टिकते। एक एनोनिमस मैसेज सडनली वर्ल्ड चैट में पॉप अप हुआ। प्लेयर 99 दुनिया का सबसे रिच इंसान है। उसने डेफिनेटली अपोकैलिप्स शेल्टर्स बनाए होंगे। और उसी मोमेंट पूरी दुनिया की नजर मुझ पर आ गई। जैसे ही वर्ल्ड चैट में मेरा नाम रिवील हुआ, पूरी दुनिया लिटरली पागल हो गई। प्लेयर 99 बाहर आ, हम यहां मर रहे हैं और तू लक्जरी में जी रहा है। उसको ढूंढो, शेल्टर छीन लो। हंड्रेड्स ऑफ प्लेयर्स अब मुझे हंट करना चाहते थे। सबको लग रहा था अगर प्लेयर 99 मिल गया तो सर्वाइवल गारंटीड है। मैं चुपचाप सर्वाइव करना चाहता था। लेकिन अब जब मेरी आइडेंटिटी लीक हो ही चुकी थी तो मैंने डिसाइड किया थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाए। मैंने कामली वर्ल्ड चैट में मैसेज ड्रॉप किया, रिलैक्स एवरीवन। हाँ, मैं ही हूं प्लेयर 99। चैट एक सेकंड के लिए बिल्कुल साइलेंट हो गई। फिर मैंने नेक्स्ट लाइन भेजी, मैंने 4 कंट्रीज में शेल्टर्स बनाए हैं, ड्रैगन किंगडम, ईगल किंगडम, हस किंगडम और कंगारू किंगडम। हर शेल्टर में मैक्सिमम 20 लोग रह सकते हैं। और उसके बाद मैंने वर्ल्ड मैप पर उन शेल्टर्स की एग्जैक्ट लोकेशंस मार्क कर दी। लेकिन असली बॉम्ब अभी बाकी था। तुम लोग 200 से ज्यादा हो और जगह सिर्फ 80 लोगों के लिए। मैं पासवर्ड्स दे रहा हूं। जो पहले पहुंच गया वो सरवाइव करेगा। बस ये मैसेज जाते ही प्लेयर्स कंप्लीटली इंसेन हो गए। सब फ्लड, ज़ॉम्बीज और डेथ भूल गए। अब उनके दिमाग में सिर्फ एक चीज थी, शेल्टर तक पहुंचना। स्पीड एबिलिटीज वाले प्लेयर्स सबसे पहले निकले। कुछ लोग पानी के ऊपर भाग रहे थे, कुछ रूफटॉप से जंप करते हुए ट्रैवल कर रहे थे। और जो लेट थे उन्हें पता था उनका डेथ ऑलमोस्ट कंफर्म्ड है। जब फर्स्ट बैच शेल्टर के अंदर एंटर हुआ तो उनकी आंखें लिटरली खुली की खुली रह गई। ब्रो, वो शेल्टर नहीं था, 5 स्टार अपोकैलिप्स पैराडाइज था। लक्जरी बेडरूम्स, अनलिमिटेड इलेक्ट्रिसिटी, फ्रेश फूड, स्टेक, लैम्ब, वाइन एंड डेजर्ट्स। 3 महीने से जो लोग फ्लड में सड़ रहे थे उनके लिए ये जगह हेवन से कम नहीं थी। प्लेयर 58 तो एक्साइटमेंट में लाइव स्ट्रीम ही स्टार्ट कर देता है। गाइस, मुझे यकीन नहीं हो रहा, प्लेयर 99 सच में गॉड निकला। कैमरा के सामने लोग स्टेक खा रहे थे, रेड वाइन पी रहे थे, जैसे अपोकैलिप्स नहीं, वीकेंड पार्टी चल रही हो। लेकिन फिर ग्रीड ने एंट्री ली। शेल्टर में ऑलरेडी 12 लोग आ चुके थे और उन्होंने डिसाइड कर लिया, बस
और किसी को अंदर नहीं आने देंगे। उन्होंने सारे गेट्स डेडलॉक कर दिए। बाहर के प्लेयर्स चिल्लाते रहे, बैक करते रहे, पावर्स यूज करते रहे, लेकिन शेल्टर का गेट हिल तक नहीं रहा था। और तब मैंने फिर से वर्ल्ड चैट में मैसेज भेजा, वेट, शेल्टर में तो 20 लोग फिट हो सकते हैं ना? अभी भी 8 स्पॉट्स खाली हैं। सबका अटेंशन इंस्टेंटली मेरी तरफ चला गया। फिर मैंने स्माइल के साथ नेक्स्ट लाइन भेजी, मेरे पास एक हिडन ओवरराइड कोड भी है। साउथ ईस्ट वॉल के नीचे जो डेकोरेटिव ब्रिक है, उसे घुमाओगे तो सीक्रेट डोर खुल जाएगा। ये सुनते ही बाहर खड़े प्लेयर्स जानवरों की तरह उस वॉल पर टूट पड़े, और जब ब्रिक घुमाई गई तो सच में एक हिडन गेट ओपन हो गया। उस मोमेंट पर ह्यूमैनिटी ऑफिशियली खत्म हो गई। सब एक दूसरे को धक्का देने लगे। कोई किसी को क्रश कर रहा था, कोई पावर्स यूज करके रास्ते साफ कर रहा था। एक वीक सी दिखने वाली लड़की सडनली अपने हाथों से जाइंट वाइन्स निकालती है और सामने भाग रहे प्लेयर्स को गिरा देती है। लेकिन नेक्स्ट सेकंड एक ब्लेड एबिलिटी यूजर उसकी वाइन्स काट देता है और हवा में एक स्लैश मारकर उसका गला चीर देता है। ब्लड फ्लड वाटर में मिक्स होने लगा। ब्लेड यूजर गेट तक पहुंचता है, पासवर्ड एंटर करता है और अंदर घुस जाता है। उसके तुरंत बाद एक लाइटनिंग यूजर पूरे क्राउड पर इलेक्ट्रिक अटैक गिरा देता है। डजन्स ऑफ प्लेयर्स शॉक से गिर जाते हैं। वो भी गेट की तरफ स्प्रिंट करता है, लेकिन थर्ड प्लेयर जैसे ही एंट्रेंस के पास पहुंचता है, नीचे गिरा हुआ एक इंजर्ड प्लेयर उसका पैर पकड़ लेता है। उसके फेस पर क्रीपी स्माइल थी और नेक्स्ट सेकंड वो अपने पॉइजन कोटेड नेल्स उसकी थाई में घुसा देता है। पॉइजन इंस्टेंटली स्प्रेड होने लगता है, लेकिन उससे पहले कि वेनम यूजर खुद अंदर जा पाता, पीछे से एक स्टील आर्म एबिलिटी यूजर उसके चेस्ट के आर पार पंच मार देता है। एक के बाद एक प्लेयर्स शेल्टर के एंट्रेंस पर ही मरते गए। किसी को किसी की परवाह नहीं थी, ना फ्रेंडशिप, ना मोरालिटी, ना ह्यूमैनिटी, सिर्फ सर्वाइवल। और तब मुझे फाइनली समझ आया, सिस्टम ने उन्हें पावर्स ज़ॉम्बी से फाइट करने के लिए नहीं दिए थे। ये पावर्स एक दूसरे को मारने के लिए दी गई थी। शेल्टर के अंदर जो प्लेयर्स थे, अब उन्हें भी डेंजर फील होने लगा। उनके पास स्पीड एबिलिटीज तो थी, लेकिन एक्चुअल कॉम्बैट पावर ऑलमोस्ट जीरो। और अगर उन्होंने गेट खोल दिया तो बाहर खड़े हाई कॉम्बैट मॉन्स्टर्स उन्हें जिंदा नहीं छोड़ते। ब्लेड यूजर और लाइटनिंग यूजर को भी ये बात इंस्टेंटली समझ आ गई। दोनों ने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ बोले टेम्पररी अलायंस बना लिया। नेक्स्ट सेकंड वो दोनों मिलकर बाहर के प्लेयर्स का मासकर स्टार्ट कर देते हैं। पब्लिक स्क्रीन पर प्लेयर काउंट कंटिन्यूअसली गिरने लगा। हर कुछ सेकंड्स में एक नाम ग्रे हो रहा था। डेथ्स, नॉन स्टॉप डेथ्स। और सिर्फ ड्रैगन शेल्टर ही नहीं, बाकी 3 शेल्टर्स में भी एग्जैक्टली वही हो रहा था। प्योर वर्ल्ड के सर्वेलेंस फीड्स ब्लडबाथ से भर गए थे। लेकिन एक चीज अजीब थी, मुझे कहीं भी वैंग टैंग नहीं दिखा। और ऑनेस्टली वो इतना स्मार्ट था कि कभी किसी शेल्टर में जाता ही नहीं। जैसे ही मैंने ये सोचा, उसका मैसेज आ गया, मार्क, देखा, हमने ऑफिशियली टीम अप भी नहीं किया, फिर भी परफेक्ट कोऑर्डिनेशन। हम बॉर्न एलाइज हैं। मेरा खून लिटरली खौल गया। शर्म नहीं आती? मेरी आइडेंटिटी लीक करके सबको मेरे पीछे लगा दिया। लेकिन वैंग टैंग सिर्फ हंस रहा था। अरे रिलैक्स, अगर मैंने वो प्लान नहीं बनाया होता तो इतने सारे प्लेयर्स एक जगह कैसे जमा होते? तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। और सच कहूं, वो गलत भी नहीं था। उसकी वजह से सारे डेंजरस प्लेयर्स एक ही ट्रैप में घुस चुके थे। तभी शेल्टर्स फाइनली फुल कैपेसिटी पर पहुंच गए। ऑटोमेटिक गेट सील हो गए। बाहर के इंजर्ड प्लेयर्स अब भी गेट पे मरते हुए चिल्ला रहे थे। अंदर वाले विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे थे। उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उनकी डेथ काउंटडाउन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। मैं बस स्क्रीन देखकर स्माइल कर रहा था। फिर मैंने वैंग टैंग को एक लास्ट मैसेज भेजा, बैड लक, तुम शेल्टर के अंदर नहीं हो। और उसके तुरंत बाद मैंने एक रेड बटन प्रेस कर दिया। बूम! एक सेकंड में शेल्टर्स के अंदर छुपे 1000 टन्स एक्सप्लोसिव्स डिटोनेट हो गए। एक्सप्लोजन इतना टेरिफाइंग था कि बाहर खड़े सर्वाइविंग प्लेयर्स भी शॉकवेव से उड़ गए। पूरे शेल्टर्स लिटरली फायरबॉल्स में कन्वर्ट हो गए। और जब स्मोक क्लियर हुई, पब्लिक प्लेयर काउंट डायरेक्टली क्रैश कर गया। 116 प्लेयर्स।
एक ही मोमेंट में एलिमिनेट। अब सिर्फ 91 प्लेयर्स बचे थे। कुछ देर तक वैंग टैंग भी साइलेंट रहा। फिर फाइनली उसका मैसेज आया, मार्क, मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया। थैंक्स फॉर दी असिस्ट। वरना इतने सारे प्लेयर्स को एक जगह जमा करना इम्पॉसिबल था। उसकी नेक्स्ट लाइन ने मुझे भी पॉज कर दिया। जो प्लेयर्स बिना शिप्स या प्लेन्स के फ्यूचर आइलैंड तक पहुंच सकते थे, वो सब अब मर चुके हैं। उस मोमेंट मुझे रियलाइज हुआ, वैंग टैंग भी पूरे टाइम फ्यूचर कैलकुलेट कर रहा था। हम दोनों एक दूसरे को यूज कर रहे थे। डिफरेंस बस इतना था कि हम दोनों अभी तक जिंदा थे। मैंने 1 साल तक प्लानिंग की थी, हर पॉसिबिलिटी कैलकुलेट की थी। और वो शेल्टर्स नहीं थे, मास ग्रेव्स थे। बाकी सर्वाइविंग प्लेयर्स को अभी तक एक्सप्लोजन्स का सच पता नहीं था। लेकिन वैंग टैंग इंस्टेंटली समझ गया। मतलब, वो कहीं से सब कुछ लाइव मॉनिटर कर रहा था। और ऑनेस्टली, ये बंदा मुझे ज़ॉम्बी से भी ज्यादा डेंजरस लग रहा था। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ, कंग्रेचुलेशंस, यू आर नाउ द प्लेयर विद द हाईएस्ट किल्स, स्पेशल रिवॉर्ड अनलॉक्ड। मेरे फेस पर एक कोल्ड स्माइल आ गई। इस अपोकैलिप्स में मॉरलिटी का कोई वैल्यू नहीं था, सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट सर्वाइव करता है। 4 महीने बाद फ्लड वाटर फाइनली धीरे धीरे कम होने लगा। डूब चुकी सिटीज वापस दिखने लगी। सर्वाइविंग एनपीसीज ने रिलीफ की सांस ली। उन्हें लगा डिजास्टर फाइनली खत्म हो गया। लेकिन रियल नाइटमेयर तो अब स्टार्ट होने वाला था। फ्लड के अंदर सड़ी हुई लाशें इन्फेक्टेड हो चुकी थी। और फिर एक के बाद एक डेड बॉडीज हिलने लगी। एनपीसीज ज़ॉम्बीज में ट्रांसफॉर्म होने लगे। सिस्टम की आवाज फिर से पूरी दुनिया में गूंजी, कंग्रेचुलेशंस, 101 प्लेयर्स क्लियर दी फर्स्ट स्टेज, एपोकैलिप्टिक फ्लड। सेकंड स्टेज बिगिंस नाउ, एपोकैलिप्टिक ज़ॉम्बीज। और इस बार एबिलिटी यूजर्स का कॉन्फिडेंस वापस आ गया। फाइनली हमारी पावर्स का टाइम आ गया। प्लेयर 99 तो गया, उसके पास कॉम्बैट एबिलिटीज ही नहीं है। सबको लग रहा था मैं सिर्फ पैसों की वजह से सरवाइव किया हूं। लेकिन उन्हें अभी भी समझ नहीं आया था, मनी इटसेल्फ वॉज द मोस्ट ब्रोकन पावर इन दिस एंटायर गेम। तभी मुझे एक प्राइवेट मैसेज आया, सेंडर लू रूयन, मार्क, तुम्हारे पास कॉम्बैट एबिलिटी नहीं है, तुम ज़ॉम्बी अपोकैलिप्स सर्वाइव नहीं कर पाओगे। लू रूयन का मैसेज अभी भी स्क्रीन पर ब्लिंक कर रहा था, मार्क, तुम्हारे पास कॉम्बैट एबिलिटी नहीं है, ज़ॉम्बीज के अगेंस्ट तुम सर्वाइव नहीं कर पाओगे। अपनी लोकेशन मुझे बता दो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकती हूं। और बदले में ऑब्वियसली उसे मेरे सप्लाईज चाहिए थे। मैंने बस एक क्वेश्चन मार्क भेज दिया। उसने तुरंत रिप्लाई किया, मेरी एबिलिटी को अंडर एस्टिमेट मत करो। मैं फ्लड फेज सिर्फ अपनी पावर्स की वजह से सर्वाइव कर पाई। और ऑनेस्टली मुझे एग्जैक्टली पता था वो कैसे बची थी। उसने अपनी पावर ऑफ लव यूज करके नेबर्स को मैनिपुलेट किया था। सब लोग उसके लिए फूड कलेक्ट करते रहे, उसकी प्रोटेक्शन करते रहे। और जब रेस्क्यू टीम्स आई तो नेचुरली सबसे पहले उसी को सेव किया गया। लव पावर ना, वो बेसिकली इमोशनल माइंड कंट्रोल था। मैंने कोल्ड रिप्लाई भेजा, सॉरी, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। और मैसेज सेंड करते ही मैंने चैट क्लोज कर दी। लेकिन एक चीज मेरे दिमाग में कंटिन्यूअसली चल रही थी, लू रूयन को मेरे रिचेस्ट मैन होने का पता कैसे चला? कोइंसिडेंस? नो चांस। ज़ॉम्बी वायरस अब तक हर कॉन्टिनेंट में स्प्रेड हो चुका था। लेकिन एक स्मार्ट मूव की वजह से पैसिफिक आइलैंड नेशंस और अंटार्कटिका अभी भी मोस्टली सेफ थे, क्योंकि अपोकैलिप्स स्टार्ट होने से पहले ही मैंने प्लेन्स और शिप्स डिस्ट्रॉय कर दिए थे। ट्रांसमिशन राउट्स कट हो चुके थे। और एग्जैक्टली इसी वजह से फ्यूचर आइलैंड अभी भी अलाइव था। शुरू के ज़ॉम्बीज उतने डेंजरस नहीं थे, नॉर्मल इन्फेक्टेड ह्यूमंस ही थे। लेकिन प्रॉब्लम थी, वायरस इवॉल्व हो रहा था। हर नए इन्फेक्शन के साथ म्यूटेशंस बढ़ रहे थे। और फिर वो चीज स्टार्ट हुई जिसका मुझे सबसे ज्यादा डर था। इंटेलिजेंट ज़ॉम्बीज अपीयर होने लगे, एबिलिटी ज़ॉम्बीज भी। अगर कोई ज़ॉम्बी किसी प्लेयर का फ्लेश खा लेता तो उसे उस प्लेयर की पावर मिल जाती। मतलब इमेजिन करो, एक ज़ॉम्बी विथ टेलीपोर्टेशन
या लाइटनिंग पावर्स, ह्यूमैनिटी ऑफिशियली डूम्ड थी। प्लेयर्स को भी जल्दी समझ आ गया, अकेले सर्वाइव करना इम्पॉसिबल है। इसलिए उन्होंने अलायंसेस बनाना स्टार्ट किया। बेसेस बिल्ड होने लगे, फोर्टिफाइड कैंप्स। लेकिन प्रॉब्लम यह थी, वो बेसेस सिर्फ ज़ॉम्बी से नहीं लड़ रहे थे, वो एक दूसरे को भी डिस्ट्रॉय कर रहे थे। रिसोर्सेज के लिए, फूड के लिए, सर्वाइवल के लिए। और इस सब के बीच मैं फ्यूचर आइलैंड को और सिक्योर बना रहा था। ओशन के अंदर जाइंट स्टील नेट्स इंस्टॉल कर दिए ताकि इन्फेक्टेड फिश आइलैंड तक ना पहुंच सके। स्काई में इलेक्ट्रिक ग्रिड्स ऑलरेडी एक्टिव थी इन्फेक्टेड बर्ड्स को रोकने के लिए। अब फ्यूचर आइलैंड एक आइलैंड कम और एक आइसोलेटेड किंगडम ज्यादा लग रहा था। कभी कभी सनलाइट भी वियर्ड लगती थी, क्लाउड्स अननेचुरल डार्क दिखते थे। रेनी डेज में मैं सीधा अंडरग्राउंड बंकर लॉक कर लेता। सिर्फ जब मशीन्स कंफर्म करती कि रेन वाटर वायरस फ्री है, तभी मैं बाहर निकलता। ज़ॉम्बी वायरस का मेरे लाइफ पर सबसे बड़ा इफेक्ट यही था। पैरानोआ, दुनिया के सारे नॉर्मल नेटवर्क्स कोलैप्स हो चुके थे। गवर्नमेंट्स अब रेडियो सिग्नल से कम्युनिकेट कर रही थी, लेकिन मुझे उन आउटडेटेड सिस्टम्स की जरूरत ही नहीं थी। मेरे पास 6000 सैटेलाइट्स थे। मैं लिटरली स्पेस से अर्थ को लाइव मॉनिटर कर रहा था। और जो मैंने देखा वो हॉरिफाइंग था। बर्ड्स वायरस कैरी कर रही थी। जब इन्फेक्टेड बर्ड्स आइसोलेटेड आइलैंड्स पर लैंड करती, पूरा आइलैंड कुछ ही घंटों में हेल बन जाता। एक भी इन्फेक्टेड क्रीचर इनफ था सिविलाइजेशन वाइप करने के लिए। पब्लिक प्लेयर काउंट धीरे धीरे गिरता गया। 100, 70, 50 और फाइनली सिर्फ 30 प्लेयर्स बचे। एक दिन एक म्यूटेटेड ज़ॉम्बी बर्ड फ्यूचर आइलैंड के ऊपर से उड़ा। जैसे ही वो इलेक्ट्रिक ग्रिड के कांटेक्ट में आया, ZZZZT हाई वोल्टेज ने उसे इंस्टेंटली फ्राई कर दिया। लेकिन एक इन्फेक्टेड फेदर हवा में उड़ता हुआ ग्रिड के गैप से अंदर आ गया। अगर वो फेदर ग्राउंड टच कर देता तो पूरा आइलैंड इन्फेक्टेड हो सकता था। लेकिन नेक्स्ट सेकंड एक रोबोटिक डॉग स्प्रिंट करता हुआ आया और फायर जेट से उस फेदर को हवा में ही जलाकर ऐश बना दिया। उस मोमेंट मुझे रियलाइज हुआ, फ्यूचर आइलैंड सर्वाइव कर रहा था सिर्फ बिकॉज एवरी सिंगल डिफेंस सिस्टम परफेक्टली काम कर रहा था। उस दिन के बाद सिचुएशन और भी वॉर्स हो गई। रोज हजारों इन्फेक्टेड बर्ड्स आइलैंड के ऊपर से फ्लाई करते, इलेक्ट्रिक ग्रिड्स डेड बॉडी से भर जाती, रोबोट्स नॉन स्टॉप पेट्रोल कर रहे थे, बर्ड कॉर्प्सेस बर्न कर रहे थे, सिस्टम्स क्लीन कर रहे थे। और अगर मेरे हेविली डिफेंडेड आइलैंड का ये हाल था, तो बाकी दुनिया किस नाइटमेयर से गुजर रही होगी, इमेजिन करो। मैंने बीच वॉक्स परमानेंटली बंद कर दिए और कंप्लीटली अंडरग्राउंड बंकर में शिफ्ट हो गया। आउटसाइड वर्ल्ड अब सिर्फ स्क्रीन्स पर एग्जिस्ट करता था। आज न्यू ईयर था, लेकिन पूरी दुनिया में सेलिब्रेशन नाम की चीज खत्म हो चुकी थी। सिर्फ मैं अकेला अपना न्यू ईयर डिनर खा रहा था, पुराने स्प्रिंग फेस्टिवल गाला का रिकॉर्डेड शो देखते हुए। और काफी टाइम बाद मैंने अपनी ओल्ड फैमिली के बारे में सोचा। रियल वर्ल्ड, नॉर्मल लाइफ, सब कुछ खत्म हो चुका था। अब इस पूरी दुनिया में मैं सच में अकेला रह गया था। लक्ष्युरी बनकर, अनलिमिटेड मनी, इन्फिनिट रिसोर्सेज। फिर भी अंदर एक एम्प्टीनेस थी जो फिल नहीं हो रही थी। और पता नहीं क्यों मैंने उस डिनर की एक फोटो खींचकर वैंग टैंग को भेज दी। शायद मैं उसे फ्लेक्स करना चाहता था, या शायद उसे इरिटेट। लेकिन एग्जैक्टली 1 मिनट बाद वैंग टैंग ने वो फोटो डायरेक्टली वर्ल्ड चैट पर लीक कर दी और फिर पूरी चैट एक्सप्लोड हो गई। प्लेयर 99 लक्ष्युरी में जी रहा है, हम यहां फ्रीजिंग कोल्ड में मर रहे हैं और वो फीस्ट कर रहा है। उसे ढूंढो, उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं बस कमेंट्स देखकर हल्का सा हंसा और कामली टाइप किया, I'll be वेटिंग, बस पहले मुझे फाइन तो कर लो। उनके थ्रेट्स मेरे लिए मीनिंगलेस थे, क्योंकि उन्हें अभी भी आइडिया नहीं था कि अपोकलिप्स शुरू होने से पहले ही मैंने दुनिया भर में स्पाइस बिठा दिए थे। मैंने कंप्यूटर स्क्रीन ओपन की और सर्वाइविंग 30 प्लेयर्स की प्रोफाइल सामने आ गई। हर एक प्लेयर, उनकी एबिलिटीज, वीकनेसेस, लोकेशन, बिहेवियर पैटर्न्स, सब कुछ मेरे पास था। अपोकलिप्स से पहले मैंने मर्सनरीज हायर किए थे,
उनका काम सिंपल था, प्लेयर्स को ट्रैक करो। और जब दुनिया कोलैप्स हो गई, मेरे स्टॉकपाइल्ड सप्लाईज की वजह से वो मर्सनरीज भी सर्वाइव कर गए। अब भी वो मेरे लिए काम कर रहे थे। इस दुनिया में मनी की वैल्यू खत्म नहीं हुई थी, बस करेंसी चेंज हो गई थी। अब पैसा नहीं, सप्लाईज पावर थी। धीरे धीरे दुनिया में 3 मेजर फैक्शंस राइज हुई। पहली, मिलिट्री, मैसिव वेपन्स, हेवी डिफेंस बेसिस। और उस फैक्शन का लीडर था वैंग टैंग। उसने अपनी माइंड कंट्रोल एबिलिटी से मिलिट्री के टॉप ऑफिसर्स को मैनिपुलेट करके कमांड सीज कर ली थी। दूसरी फैक्शन थी ज़ॉम्बीज, और उन ज़ॉम्बीज के बीच एक ज़ॉम्बी किंग राइज हुआ था। वो एबिलिटी यूजर्स को खाकर उनकी पावर्स एब्जॉर्ब करता था। और उस ज़ॉम्बी किंग के साइड में खड़ी थी लू रूयन। हां, वो अब ज़ॉम्बीज की क्वीन बन चुकी थी। तीसरी फैक्शन थी गैंग्स। प्लेयर 128 ने अपोकलिप्स से पहले ही दुनिया के सबसे डेंजरस कंट्री में अपना बेस बना लिया था। उसकी ग्रेविटी मैनिपुलेशन एबिलिटी इंसेनली ब्रोकन थी। वो पूरे गैंग्स को फोर्स से कंट्रोल करता था और सिविलियंस को लूट कर अपनी एम्पायर बिल्ड कर रहा था। बाकी के सारे सर्वाइविंग प्लेयर्स इन 3 फैक्शंस में डिवाइड हो चुके थे। और ऑनेस्टली, प्लेयर 128 1-on-1 फाइट में ऑलमोस्ट अनबीटेबल था। लेकिन फिर भी गैंग फैक्शन सबसे वीक थी। मैंने उसकी प्रोफाइल स्क्रीन पर जूम की और स्टाइलस से उसके अवतार पर टैप किया। तुम पहले मरोगे। तभी सिस्टम की वार्निंग फिर से गूंजी। 30 प्लेयर्स रिमेनिंग, डिफिकल्टी इंक्रीजिंग, एंटरिंग लेवल 3, फ्रोजन कॉन्टिनेंट। ये सुनते ही कई प्लेयर्स मेंटली ब्रेक डाउन हो गए। अपोकलिप्स को ऑलरेडी 1 साल 5 महीने हो चुके थे। रिसोर्सेज ऑलमोस्ट खत्म थी और अब आइस एज आ रही थी। मतलब ह्यूमैनिटी के लिए फाइनल नेल इन द कॉफिन। तभी लू रूयन का प्राइवेट मैसेज आया, मार्क, सून इस प्लैनेट पर सिर्फ ज़ॉम्बी सर्वाइव करेंगे। मैं भी सर्वाइव करूंगी। तुम मुझे रिजेक्ट करके रिग्रेट करोगे। और फिर उसने एक फोटो भेजी। वो ज़ॉम्बी किंग के साथ खड़ी थी, जैसे कोई ट्विस्टेड रॉयल कपल हो। मैं स्क्रीन देखकर सिर्फ स्नीयर किया। अच्छा, तो फिर तुम दोनों लवबर्ड्स को एक साथ आफ्टरलाइफ भेजूंगा। और उसके तुरंत बाद आइस एज ऑफिशियली स्टार्ट हो गई। एंटायर प्लैनेट स्नोस्टॉर्म में डूब गया। मेरा ट्रॉपिकल फ्यूचर आइलैंड भी फ्रीज होने लगा। मैसिव ब्लिजर्ड्स ने एरियल इलेक्ट्रिक ग्रिड्स डिस्ट्रॉय कर दिए। वाइन टर्बाइन्स फेल हो गई। टाइडल जेनरेटर्स डैमेज हो गए। फॉर्चुनेटली, अंडरग्राउंड न्यूक्लियर बैकअप प्लांट अभी भी एक्टिव था। इसीलिए फ्यूचर आइलैंड अब भी सर्वाइव कर रहा था। लेकिन बाहर की दुनिया प्योर केओस। सबसे पहले गैंग्स कोलैप्स होने लगे। उन्होंने ऑलरेडी सिविलियंस के रिसोर्सेज लूट लिए थे। अब उनके खुद के लोग स्टारवेशन से लड़ रहे थे। इंटरनल फाइट स्टार्ट हो गई। मर्डर्स, बिट्रेल्स, रिबेलियंस। प्लेयर्स एक दूसरे को खत्म करने लगे। और तब मैंने फाइनली अपना मूव लिया। मैंने डायरेक्टली प्लेयर 128 को प्राइवेट मैसेज भेजा। हाउ अबाउट एन अलायंस? तुम्हारे टेरिटरी में मैंने हिडन सप्लाईज बारी किए हुए हैं। अगर वो मिल गए तो तुम सर्वाइव कर जाओगे। प्लेयर 128 ऑलमोस्ट इंस्टेंटली रिप्लाई करता है, तुम चाहते क्या हो और मैं तुम पर ट्रस्ट क्यों करूं? मैं हल्का सा स्माइल किया और नेक्स्ट लाइन टाइप की, मुझे ज़ॉम्बी किंग को एलिमिनेट करवाना है। मेरे साइंटिस्ट्स ने ज़ॉम्बी क्योर डेवलप कर लिया है। बस उस केमिकल को ज़ॉम्बीज पर स्प्रे करो, वो इंस्टेंटली न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। प्रॉब्लम सिर्फ एक है। मैं चेयर पर पीछे लीन हुआ। एज यू नो, मेरा कॉम्बैट स्टैट 0 है। मैंने प्लेयर 128 को कामली समझाया, तुम इस दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट अवेकन हो। ये काम सिर्फ तुम कर सकते हो। हम ह्यूमंस कोल्ड से वीक हो जाते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज, उन्हें फ्रीजिंग टेम्परेचर का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और जितना ज्यादा टाइम पास होगा, उतना ही ज़ॉम्बी किंग पावरफुल होता जाएगा। मेरे पास अनलिमिटेड सप्लाईज है, लेकिन वो भी एक दिन खत्म हो जाएंगी। और अगर ऐसा हुआ तो ज़ॉम्बी किंग के साइड में खड़ी प्लेयर 101 ही फाइनल विनर बनेगी। मैं क्लियरली उसके दिमाग में फियर प्लांट कर रहा था। ज़ॉम्बी किंग को नॉर्मल अवेकन प्लेयर्स डिफीट नहीं कर सकते, लेकिन मेरे पास क्योर है और तुम्हारे पास पावर।
लेट्स टीम अप। प्लेयर 128 कुछ देर साइलेंट रहा, फिर फाइनली अग्री कर गया। मैंने अपने मर्सनरीज को ज़ॉम्बी क्योर और सप्लाईज के साथ उसके बेस पर भेजा। टेस्ट करने के लिए उन्होंने एक ज़ॉम्बी पकड़ा और उस पे क्योर स्प्रे किया। नेक्स्ट सेकंड ज़ॉम्बी दर्द से चीखने लगा। उसका बॉडी मेल्ट होकर ब्लड पडल में कन्वर्ट हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वायरस भी प्योरीफाई हो गया। प्लेयर 128 टेम्प हो चुका था। उसके दिमाग में सिंपल कैलकुलेशन चल रही थी। अगर सिर्फ मैं और मार्क बच गए तो उसे मारना इजीएस्ट होगा। उसकी नजर में मैं वीकेस्ट प्लेयर था और इसी वजह से मेरे साथ अलायंस उसके लिए परफेक्ट डील थी। एक फ्रीजिंग नाइट, हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स ज़ॉम्बी टेरिटरी की तरफ फ्लाई करने लगे। हर ड्रोन ज़ॉम्बी क्योर कैरी कर रहा था। उस वक्त ज़ॉम्बी किंग लू रुयन को बाहों में लेकर सो रहा था, लेकिन सडनली उसकी शार्प हियरिंग ने डेंजर सेंस कर लिया। वो इंस्टेंटली उठ गया और इवन उस मोमेंट पर भी उसने केयरफुली ब्लैंकेट लू रुयन पर कवर किया। देन केओस स्टार्टेड। ड्रोन्स ने स्काई से क्योर स्प्रे करना स्टार्ट कर दिया। स्नो के साथ मिक्स्ड क्योर पूरी सिटी पर गिरने लगा और जहां जहां वो लिक्विड ज़ॉम्बीज को टच करता, वो पेन में स्क्रीम करते हुए मेल्ट होने लगते। एंटायर स्ट्रीट्स ब्लड रिवर्स में कन्वर्ट हो गई। ज़ॉम्बी किंग रेज में आ गया। वो हवा में जंप करता है और उसके पाल्म से टेरिफाइंग लाइट बीम्स निकलती हैं। एक के बाद एक ड्रोन स्काई में एक्सप्लोड होने लगते हैं। लेकिन तब तक प्लेयर 128 और बाकी अवेकन प्लेयर्स अटैक लॉन्च कर चुके थे। 128 ने अपनी ग्रेविटी पावर एक्टिवेट की। इंस्टेंटली ज़ॉम्बी किंग का बॉडी जमीन पर क्रश हो गया। प्रेशर इतना इंसेन था कि वो अपना हाथ तक नहीं उठा पा रहा था। दूसरे प्लेयर्स भी उस पर टूट पड़े। लेकिन फिर ज़ॉम्बी किंग ने एक हॉरिफाइंग रोर मारा और शैडोज के अंदर छुपे ज़ॉम्बीज मंकीज की तरह प्लेयर्स पर जंप कर गए। पूरा बैटलफील्ड मैडनेस बन गया। 128 ने फिर अपनी ग्रेविटी और इंक्रीज की। बिल्डिंग्स लिटरली हवा में क्रैक होने लगी। मैसिव कंक्रीट ब्लॉक्स ज़ॉम्बीज पर गिरने लगे और फाइनली ज़ॉम्बी किंग पूरा रब्बल के नीचे दबा दिया गया। प्लेयर 128 के फेस पर विक्ट्री स्माइल आ गई। उसे लगा गेम खत्म, ये बोल्डर्स उसे पीसेस में क्रश कर देंगे। लेकिन उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि असली नाइटमेयर अभी स्टार्ट हुआ है। ऊपर बालकॉनी पर खड़ी लू रुयन हॉरर में स्क्रीम कर रही थी। 128 ने कैजुअली फिंगर फ्लिक किया और उसके नीचे का टेरेस कोलैप्स कर दिया। लू रुयन सीधा डेडली हाइट से नीचे गिरने लगी। उस हाइट से गिरने का मतलब डायरेक्ट डेथ था। लेकिन क्रिटिकल मोमेंट पर बूम, ज़ॉम्बी किंग रब्बल तोड़कर बाहर आ गया और उसने मीडर लू रुयन को कैच कर लिया। उस मोमेंट मुझे समझ आ गया, ये मॉन्स्टर सिर्फ पावरफुल नहीं था, वो इमोशनली अटैच्ड भी हो चुका था। और नेक्स्ट सेकंड ज़ॉम्बी किंग के एक हाथ से काउंटलेस सिल्क लाइक थ्रेड शूट हुए। बिफोर 128 रिएक्ट कर पाता, वो थ्रेड्स उसके पूरे बॉडी को बाइंड कर चुके थे। 128 का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली पेल हो गया। उसे पता ही नहीं था कि ज़ॉम्बी किंग के पास ये हिडन मूव भी है। ज़ॉम्बी किंग ने बस हल्का सा पुल किया और प्लेयर 128 का बॉडी लिटरली पीसेस में एक्सप्लोड हो गया। लेकिन ज़ॉम्बी किंग ने एक फैटल मिस्टेक कर दी। 128 का बॉडी ऑलरेडी ज़ॉम्बी क्योर पैकेज से लोडेड था। जैसे ही उसका बॉडी बर्स्ट हुआ, क्योर डायरेक्टली ज़ॉम्बी किंग पर स्प्लैश हो गया। लू रुयन हेल्पलेसली स्क्रीम करने लगी। उसके सामने ही ज़ॉम्बी किंग मेल्ट होना स्टार्ट हो गया। उसका जायंट बॉडी ब्लड पूल्स में डिसोल्व होने लगा और पहली बार लू रुयन जेन्युइनली टेरिफाइड दिख रही थी। उसे रियलाइज हो गया था, ये वर्ल्ड रोमांस या मैनिपुलेशन से सर्वाइव नहीं होने वाला। वो पैनिक में भागने लगी, लेकिन फ्रीजिंग आइस पर उसका बैलेंस बिगड़ गया। क्रैक, आइस टूट गई और वो डायरेक्टली फ्रीजिंग वाटर में गिर गई। इस बार उसे बचाने कोई नहीं आया। जो पावर दूसरों के प्यार पर डिपेंड करती हो, वो अपोकलिप्स में कभी इनफ नहीं होती। वर्ल्ड चैट पर एक साथ 12 और प्लेयर्स ग्रे हो गए। मैं क्वाइटली अपनी नोटबुक खोलता हूं और एक एक करके उनके नंबर्स कट करता हूं। जब मैं प्लेयर 128 के नाम तक पहुंचा, उसके सामने ऑलरेडी एक नोट लिखा हुआ था। यूनिवर्सल ग्रेविटी कैनॉट कंट्रोल एक्सट्रीमली लो मास ऑब्जेक्ट्स लाइक सिल्क थ्रेड्स।
मैं हमेशा इंफॉर्मेशन गैप यूज करता था, बैटलफील्ड पर नहीं। माइंड गेम्स में जीतना मेरा स्टाइल था। और अब इस गेम में मेरा सिर्फ एक अपोनेंट बचा था, वैंग टैंग, मिलिट्री का किंग। वो भी अब गेम फिनिश करना चाहता था। उसने डायरेक्टली वर्ल्ड चैट पर मुझे चैलेंज कर दिया, मार्क, ये गेम हमेशा से इंटेलिजेंट लोगों के लिए था। तुम यहां तक अच्छा खेले, लेकिन हर गेम में एक लूजर होता है। खुद को मार दो, मैं तुम्हें पेनलेस डेथ दूंगा। फिर वो हंसा और नेक्स्ट लाइन भेजी, मुझे तुम्हारे मर्सनरीज के बारे में सब पता है, लेकिन वो मिलिट्री के सामने कुछ भी नहीं। मेरे पास मिसाइल्स हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, वॉर प्लेन्स हैं। तुम दुनिया के किसी कोने में छुप जाओ। वैंग टैंग की आइज लिटरली मैडनेस से भर चुकी थी। मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। वर्ल्ड चैट में वैंग टैंग की धमकी सुनने के बाद मैंने बस उसे मिडिल फिंगर इमोजी भेज दिया, क्योंकि मुझे उसकी एबिलिटी का सबसे बड़ा वीकनेस पता था। उसका माइंड कंट्रोल पावरफुल जरूर था, लेकिन सिर्फ फेस टू फेस काम करता था, जब तक मैं अपने अंडरग्राउंड बंकर में लॉक्ड हूं। वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, या कम से कम मुझे ऐसा ही लगता था। लेकिन फिर वैंग टैंग ने वो किया जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसने डायरेक्टली फ्यूचर आइलैंड पर मिसाइल स्ट्राइक लॉन्च कर दी। अगला मोमेंट डजन्स ऑफ मिसाइल स्काई से बरसने लगे। एंटायर फ्यूचर आइलैंड एक्सप्लोजन से शेक होने लगा। माउंटेन्स टूट रहे थे, डिफेंस सिस्टम्स डिस्ट्रॉय हो रहे थे। स्मोक ने पूरे आइलैंड को कवर कर लिया। लेकिन एक स्ट्रेंज बात हुई, इतने मैसिव बॉम्बार्डमेंट के बाद भी मैं वर्ल्ड चैट से ऑफलाइन नहीं हुआ। वैंग टैंग कंफ्यूज्ड हो गया। इंटरेस्टिंग, मार्क, तुमने काफी सॉलिड हाइडआउट बनाया है। फिर उसके फेस पर एक क्रीपी स्माइल आई। तो अब मैं खुद तुम्हें बाहर खींच कर निकालूंगा। वो अपना एयरक्राफ्ट कैरियर लेकर डायरेक्टली फ्यूचर आइलैंड की तरफ सेल कर गया, जो आर्टिफिशियल रीफ्स मैंने डिफेंस के लिए बनाए थे। मिलिट्री बैटलशिप्स के सामने ऑलमोस्ट यूजलेस निकले। और जब वैंग टैंग फाइनली आइलैंड पर उतर कर आया, फ्यूचर आइलैंड ऑलरेडी बैटलफील्ड बन चुका था। ग्राउंड क्रेटर्स से भरी हुई थी, माउंटेन्स फ्लैटन हो चुके थे, सरफेस डिफेंसेस ऑलमोस्ट कंप्लीटली वाइप आउट हो गई थी। तभी उसकी नजर अंडरग्राउंड बंकर के एक्सपोज्ड एंट्रेंस पर पड़ी और वो मुस्कुरा दिया। उसे लगा फाइनली उसने मुझे कॉर्नर कर लिया है। उसने इमीडिएटली सोल्जर्स को ऑर्डर दिया, ब्लास्ट द एंट्रेंस ओपन। हैवी शेलिंग स्टार्ट हो गई। एक के बाद एक एक्सप्लोजन्स बंकर गेट पर गिरने लगे। और कुछ राउंड्स के बाद बूम, मैसिव स्टील डोर फाइनली टूट कर गिर गया। अंदर एक पिच ब्लैक टनल रिवील हुई। उसी वक्त मैंने वैंग टैंग को वीडियो कॉल भेजी। वो इंस्टेंटली पिक करता है। उसके फेस पर विक्ट्री का स्मग एक्सप्रेशन था। टनल की डार्कनेस को देखते हुए वो हंसता है। टू लेट टू बेग फॉर मर्सी नाउ, मार्क। फिर उसने चिन से सिग्नल दिया और सोल्जर्स टनल के अंदर एंटर करने लगे। लेकिन तब मैंने कामली कैमरा अपनी तरफ टर्न किया और उसके पीछे जो था वो देखकर वैंग टैंग का एक्सप्रेशन फ्रीज हो गया। मेरे पीछे एंडलेस स्टार्स और आउटर स्पेस विजिबल था। मैं क्वाइटली बोला, किसने कहा कि मैं फ्यूचर आइलैंड पर हूं? ध्यान से देख, मैं एक्चुअली कहां हूं। और जैसे ही मैंने वो लाइन कंप्लीट की, फ्यूचर आइलैंड पर एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन डिटोनेट हो गया। पूरे आइलैंड को एक ब्लाइंडिंग व्हाइट लाइट ने एंगल्फ कर लिया। एयरक्राफ्ट कैरियर और सोल्जर्स, सब कुछ इंस्टेंट वेपराइज हो गया। वर्ल्ड चैट पर प्लेयर 100 का नाम फाइनली ग्रे हो गया। वैंग टैंग और डेड। अगला सेकंड सिस्टम की लाउड विक्ट्री नोटिफिकेशन पूरी स्पेस स्टेशन में गूंज उठी। कंग्रेचुलेशंस प्लेयर 99, यू आर द सोल सर्वाइवर, यू हैव क्लियर्ड द गेम। फाइनली गेम खत्म हो चुका था। लेकिन सच तो यह था कि वैंग टैंग ऑलमोस्ट मुझे पकड़ ही लेता। उसके पास एक स्पेशल प्लेयर था जिसकी एबिलिटी किसी भी फोटो से एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स ट्रैक कर सकती थी। एबिलिटी यूजलेस लगती थी, लेकिन वैंग टैंग ने उसे डेडली वेपन बना दिया। इसीलिए वो बार बार मुझे वीडियो कॉल्स भेज रहा था। वो मेरी स्क्रीनशॉट लेकर लोकेशन ट्रेस करना चाहता था, लेकिन मैंने कभी कॉल्स रिसीव ही नहीं की। फिर
न्यू ईयर वाली डिनर फोटो मैंने इंटेंशनली उसे भेजी। उसने मुझे इडियट समझा। उसे लगा फाइनली उसने मेरी लोकेशन ट्रैक कर ली है। उसने पेशेंटली वेट किया, पहले गैंग्स और ज़ॉम्बी किंग को मरने दिया, फिर लास्ट मोमेंट पर फ्यूचर आइलैंड डिस्ट्रॉय करके मुझे एलिमिनेट करने का प्लान बनाया। लेकिन उसे क्या पता था कि मुझे ऑलरेडी उसके हर प्लेयर और हर एबिलिटी के बारे में सब पता था। वो फोटो एक्चुअली एक बेट थी, एक ट्रैप। न्यू ईयर फोटो सेंड करने के तुरंत बाद ही मैं फ्यूचर आइलैंड लीव कर चुका था। सिस्टम ने मुझे हाईएस्ट किल रिवॉर्ड दिया था, 1 टाइम इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन। मैं अपनी सारी सप्लाईज के साथ दुनिया में कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता था। और मैंने चूज किया अ स्पेस स्टेशन। इसीलिए फाइनल बैटल के वक्त मैं अर्थ पर था ही नहीं। फ्यूचर आइलैंड सिर्फ एक जायंट डिकॉय बन चुका था और वैंग टैंग खुद अपने ईगो के ट्रैप में चलकर आ गया। लेकिन रिवॉर्ड का एक हिडन कैच भी था। सिस्टम ने मुझे स्पेस स्टेशन तक भेज तो दिया, पर वापस अर्थ आने का कोई मेथड नहीं दिया। इसलिए मैंने उस रिवॉर्ड को एंड तक सेव करके रखा, क्योंकि मुझे पता था फाइनल विक्ट्री सिर्फ सर्वाइव करने से नहीं मिलती। कभी कभी सबसे बड़ा वेपन पेशेंस होता है।